ओम शांति। आज हम हमारी मीठी दादी जानकी को याद कर रहे हैं। संगम युग पर मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ। बाबा ने मुझे ये बहुत बड़ा भाग्य दिया कि मैं वेले पार्ले सेंटर पर सेवा करती हूँ, तो वहाँ दादियों का आना जाना बहुत लगा रहता था। और विशेष दादी जानकी जी जब भी विदेश से आते थे तो उस समय डायरेक्ट फ्लाइट्स अहमदाबाद की नहीं थी, इसलिए वाया बॉम्बे ही दादी को आना होता था। तो दादी की ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट रात की होती थी और दूसरे दिन सुबह को, उस समय बहुत सारी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स नहीं थी बॉम्बे से अहमदाबाद। इंडियन एयरलाइंस की एक फ़्लाइट थी और एक जेट एयरवेज की थी, वो भी कुछ समय के बाद। और वो दोनों फ़्लाइट्स अर्ली मॉर्निंग की थी, 5:45 की थी, या तो लेट इवनिंग। तो दादी तो सुबह को ही जाना है दादी को, क्योंकि मधुबन पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, बाबा के पास पहुंचना है। तो दादी 12:15 या कुछ ऐसी रात की फ़्लाइट होती थी अर्ली मॉर्निंग, जो दादी पहुंचती थी एयरपोर्ट, और फिर वहाँ से सेंटर आते आते भी 1:15-1:30 बज जाता था। दादी को जब हम वहाँ एयरपोर्ट लेने भी जाते थे, दादी इतनी फ्रेश होती थी। और जैसे ही सेंटर पहुँचे तो बहनें भी दादी को वेलकम करने के लिए जागती थी। तो दादी कहती थी, अरे सभी जाग रहे हैं। तो जितनी भी हम बहनें होती थी, योगिनी बहन के साथ दादी कहती थी कि 5 मिनट भी इन सबको कुछ चिट चैट करनी है ज्ञान की, कोई ना कोई 1-2 पॉइंट दादी हमें जरूर सुनाती थी। मुझे एक बार याद है कि दादी जब मधुबन जा रहे थे तब दादी ने कहा था कि बहुत वर्ष हो गए उसको, तो दादी ने कहा कि दादी का ऐसा पुरुषार्थ था कि दादी 99% अटेंशन स्व पर रखते हैं और 1% अटेंशन बेहद सेवा के लिए, कि बाबा को क्या सेवा करानी है। और फिर उसके बाद दादी तो मधुबन जा रहे थे। अब जब भी दादी जाते थे, सुबह की फ्लाइट होती थी, दादी पूछते थे कि कितने बजे दादी को तैयार रहना है। तो मुझे याद है उस समय हम बहनें एयरपोर्ट पर जाती थी और दादी को हम टाइम देते थे, जैसे 4:45 अगर दिया तो दादी उसके पहले 5 मिनट पहुंच जाती थी, गाड़ी में बैठ के तैयार होती थी। हम कुछ ना कुछ पर्स लिया कि कुछ टिकट लिया, कुछ ना कुछ दौड़ दौड़ करते थे, लेकिन दादी समय पर बैठी रहती थी। और उसमें भी रात्रि को इतना लेट आते हुए भी बड़ी प्यार से योगिनी बहन भी कहती थी कि दादी आप आराम करना, आराम करना, क्योंकि 2-3 घंटे ही थे। लेकिन फिर भी हम देखते थे कि दादी फिर अपने 3:30 बजे योग के लिए बैठती थी। शुरू में तो हमें संगठन में ही बैठकर हमें भी दृष्टि देती थी और फिर उसके बाद तैयार होने के लिए चली जाती थी। लेकिन जो समय पर दादी ने पूछा हो और हमने टाइम दिया हो, उसके पहले दादी बैठती थी। और उसके बाद हमने देखा एक बार जब दादी ने ये कहा कि 99% अटेंशन अपने ऊपर और बाकी 1% अटेंशन सेवा पर, उसके बाद वो सीज़न के बाद जब दादी लौटती भी थी, तो बॉम्बे से ही लौटती थी, तो तब भी हम सबसे रूरिहान करती थी। तो उस समय जब सीज़न के बाद वापस लौट रही थी, 18 जनवरी लंदन में करते थे दादी जी, तो 31 दिसंबर के बाद कुछ समय के बाद दादी लौट रही थी। तो मुझे याद है दादी ने कहा कि दादी ने जो ये बात कही, दादी उसमें करेक्शन करना चाहती। दादी ने कहा कि 100% अटेंशन स्व पर रखना है, हमें बाबा का सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनकर रहना है, अपने ऊपर अटेंशन रखना है, अपनी स्थिति को इतनी पावरफुल और शक्तिशाली याद में रखना है। बाबा को जो सेवा करानी है बाबा कराएगा। तो जो 1% अटेंशन पहले दादी ने कहा सेवा पर, वो भी दादी ने माइनस कर लिया और कहा नहीं, 100% स्व पर ही। और वो दादी प्रैक्टिकल में अपने ऊपर रखती थी। हम महसूस करते थे कि दादी का हर समय, हर सेकंड अपनी स्व पर अटेंशन था। कुछ साल के बाद फिर फ्लाइट्स बढ़ती गई और फिर दिन की भी फ्लाइट्स होती थी, तो लेट मॉर्निंग की भी फ्लाइट होती थी, तो दादी फिर लेट जाते थे, 9:45, 10 o'clock ऐसी कोई फ्लाइट होती थी। लेकिन उसमें भी दादी को भल हमारी बड़ी दीदी योगिनी दीदी प्यार से कहते थे कि दादी आप आराम करना, क्लास का नहीं संकल्प करना, आप आराम करो, क्योंकि उसके पहले भी दादी विदेश से आई हुई होती है, तो कोई ना कोई टूर उसके पहले करके ही आई होती है। लेकिन वो तुरंत सुबह उठकर कहती थी, योगिनी आपने कहाँ क्लास रखा है, यहाँ नहीं रखा है। तो फिर दादी को यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, कोई और प्रोग्राम बनाए।
तो फिर दादी के लिए क्लास तो रखना ही होता था, क्योंकि दादी कभी भी रेस्ट करना है, आराम करना है, ये दादी के मन में कभी आता ही नहीं था। दादी के लिए बाबा की याद और सेवा ही आराम था। और फिर अमृत वेले के बाद दादी जब उस दिन रुकी हुई होती थी, लेट उनकी फ्लाइट है, और फिर हम देखते थे कि अमृत वेले के बाद दादी मुरली पढ़ते थे। आज भी याद है कि बहुत प्यार से चश्मा लगाकर दादी ऐसे मुरली रखकर पढ़ते थे, लेकिन कितना प्यार से और इतना इंटरेस्ट से दादी पढ़ते थे कि हम अगर वहाँ से गुजर रहे हैं, हम भी सब बहनें सुबह अमृत वेले के बाद थोड़ी अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ से ऐसे झलक जब दादी की देखते थे तो इतना प्यार से, इतना रुचि से, इतना एकाग्रता से दादी मुरली पढ़ रही होती है कि हमें भी लगता है कि आज की मुरली में क्या बाबा सुना रहे होंगे, ऐसे कौन सा सुंदर रतन बाबा दे रहा है, जो दादी इतना प्यार से उस रतन को महसूस कर रही है और ग्रहण कर रही है। तो दादी का मुरली पढ़ना और उस समय उनके चेहरे के जो हाव भाव होते थे, इतनी प्यार के, खुशी के, जैसे कोई बहुत सुंदर खजाना किसको मिल रहा है, और उनको देखकर ही ऐसे लगता था कि हमें भी मुरली पढ़नी, आज तो बाबा ने कोई विशेष पॉइंट सुनाई है। और वो प्यार से, रुचि से मुरली पढ़ना, जबकि दादी ने वो मुरली कितनी बार, दादी तो यज्ञ की आदि रतन थे, तो साकार में सुना, उसके बाद कितनी बार हमने सुना है कि दादी ने बहुत बार मुरली पढ़ते थे, 40 बार तक भी मुरली पढ़ते थे। तो वो अपना मनन चिंतन तो किया ही हुआ है दादी ने एक एक मुरली पर, फिर भी जब उस दिन की मुरली दादी पढ़ते थे तो उतना ही रुचि, उतनी ही नवीनता, उतनी खुशी से बाबा के वो ज्ञान रतन को दादी ग्रहण करते थे। स्पिरिचुअल स्टूडेंट की जो लाइफ है, प्रैक्टिकल में दादी ने ऐसे सुंदर हमारे लिए एग्जाम्पल दिया। और फिर वहाँ से अगर हम में से कोई गुजर भी रहा है और दादी को कोई ऐसी अच्छी पॉइंट लगी भी, तो दादी 1 मिनट के लिए बिठा के कहेगी, आज बाबा ने ये देखो कितनी सुंदर पॉइंट कही, कितनी सुंदर बात कही। और जैसे हम जानते ही हैं कि दादी एक एक पॉइंट के गहराई में जाकर उनकी बुद्धि रूपी गागर में वो सागर ही भर जाता था, और वो एक मुरली के पॉइंट के लिए भी दादी इतना प्यार से फिर क्लास के बाद बहुत सुंदर रू रिहान सुनाती थी। गहराई उसकी, कैसे उसको जीवन में धारण करना है, बात को कैसे हम अपने महसूसता में लाएं, स्वरूप में लाएं, वो दादी अपने मनन चिंतन से हमें शेयर करती थी। तो बाबा की एक एक पॉइंट की गहराई में जाना और एक एक बाबा के ज्ञान रतन की वैल्यू करना, भले वो रिपीट हुआ है, दादी ने बहुत बार उसको पढ़ा है, लेकिन उसकी नवीनता को महसूस करना, उतना रुचि से उसको सुनना, उसको पढ़ना, उसको सुनाना, तो इतना इंटरेस्टिंग दादी के फील करती थी और चेहरे में वो भाव दिखाई देता था कि हमें भी खुशी होती थी बस दादी को देखकर, और हमें भी लगता था कि नहीं नहीं, बाबा ने आज ज़रूर कोई विशेष पॉइंट सुनाई है। ऐसे ही दादी अपनी जो दिनचर्या है, हम देखते थे, चाहे कभी कोई विशेष प्रोग्राम बॉम्बे में होता था तो भी दादी की हम दिनचर्या देखते थे, चाहे शाम का नुमा शाम का योग है, कहाँ भी हो, चाहे कोई VIP का प्रोग्राम भी चल रहा हो, उसमें से भी दादी 10-15 मिनट योग का निकाल कर सबको भी योग कराती थी। वो VIP के गैदरिंग में भी दादी कहती थी कि ये हमारा ऐसा नुमा शाम का योग है और ये हम अभी योग करेंगे। तो वो अपनी दिनचर्या पर दादी का, जैसे हम सभी हमारी मीठी दादियों का देखते हैं, तो दादी जानकी का भी 100% अटेंशन रहता था। रात्रि को भी अगर दादी कितना भी लेट हो प्रोग्राम के बाद, लेकिन कोई ना कोई, जब हम उनके नज़दीक होते थे तो कुछ ना कुछ 1-2 ज्ञान की पॉइंट हम सबके साथ ज़रूर शेयर करती थी। वो जैसे एक आत्मा के लिए भी जैसे दादी टोली खिलाती थी, स्थूल टोली तो दादी को खिलाने का बहुत बहुत उमंग रहता था, बाबा की टोली खिलाना है। तो मुझे याद है, चाहे एयरपोर्ट पर भी हम जाते थे तो दादी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उनकी मुरली और उनका टोली का बैग, ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होता था कि लिया है, ये सामने रखा, और मुरली और चश्मा। क्योंकि दादी वहाँ अगर लाउंज में भी बैठे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर पहुँच गए हैं, लाउंज में भी बैठे हैं, तो दादी मुरली लेंगी और अपना मुरली पढ़ेंगी, या अगर कोई ऐसे कोई गेस्ट आदि हो तो उनको प्यार से टोली खिलाएंगी। जो व्हील चेयर भी दादी का ले जाते थे, दादी कभी नहीं भूलती थी उनको, हम उनको आगे बुलाकर प्यार से दृष्टि देकर प्यार से टोली खिलाते थे। हम उस समय जैसे एयरपोर्ट पर भी कोई ऐसे विशेष गेस्ट को बुला लिया, या कोई ऐसे बाबा के कोई ऐसे
रतन आ गए और उनको हम परिचय करा रहे हैं और टोली उनको दिला रहे हैं। लेकिन दादी ये ध्यान रखेगी कि जो व्हील चेयर में मुझे लेकर आया उसको टोली दिया, उसको हमने बाबा का ब्लेसिंग कार्ड दिया। तो ये एक समान दृष्टि हर एक के प्रति, किसी को दादी भूलती नहीं थी। चाहे हम देखते थे कई बार दादी का व्यक्तित्व ही इतना प्रभावशाली था, और क्योंकि दादी सबको प्रसाद दे रही हैं तो आसपास में भी कई लोगों को हम देखते थे जैसे देख रहे हैं, और दादी अगर उनको देखती थी तो उनको जैसे इशारा देती थी और वो भी आगे आकर दादी से ये प्रसाद लेते थे और उनको खुशी होती थी। और फिर दादी आगे गए, फिर हमको पूछते थे कि कौन थे। तो थोड़ा थोड़ा, अभी तो ब्रह्मा कुमारी इसको सभी जानते, उस समय इतना परिचय नहीं होता था, लेकिन वो प्रभावशाली व्यक्तित्व उनका इतना सुंदर था। और वो दादी जो प्रसाद इतना प्यार से देती थी, टोली देती थी, उनको हम प्रसाद कहते थे, लेकिन टोली देने का जो एक उमंग और प्यार और उसमें मिठास होती थी दादी की दृष्टि में, दादी के उस टोली देने के भाव में, तो ऑटोमेटिकली नया व्यक्ति भी उससे आकर्षित हो जाता था। ऐसे हम देखते हैं कि मधुबन में भी हम सब बहनों की विशेष जब भट्टी होती थी, तो मुझे आज भी याद है कि भट्टी में हमारी सभी दादियाँ हमें पालना देती थी। और दादी जानकी अगर उस समय मधुबन में है तो हर क्लास बहनों का, चाहे सुबह का समय होगा तो भी दादी क्लास के बाद आ जाएंगी, शाम को योग होगा तो भी कहेंगी नहीं मैं बहनों के साथ योग करूं। तो हर समय उनका ध्यान दूसरों की पालना, चाहे हम बहनें हो, समर्पित बहनें, चाहे उस समय ब्राह्मण बाबा के बच्चे आए हुए हों, चाहे कोई गेस्ट आए हुए हों, लेकिन उनकी मैं पालना कैसे करूं, कैसे ज्ञान योग से उनकी मैं पालना करूं, या कोई ऐसी नई टोली उनको खिलाऊं। कोई अगर उस समय लंदन से कोई टोली आई हो या कहाँ से भी उनके पास कोई भी चीज़ आई हो तो मैं इनको खिलाऊं, मैं इनको अनुभव कराऊं। कोई ऐसा कोई नया बुक बना हो या नया ऐसे कोई फ्लायर बना हो, विदेश से बहुत सारे ऐसे नई बाबा की सेवा के लिए साधन बनते थे, तो वो भी कितना दादी क्लास में लेकर आकर उमंग उत्साह से सबको दिखाती थी कि वो लाभ हर एक को हो। कोई भी नई बात हो तो सबके साथ मुझे शेयर करना है, सबको इसका उमंग उत्साह दिलाना है। क्लास में भी जो भाई बहन होते थे, विशेष हमने देखा कि कई ऐसे रतन जो दादी की पालना से इतना भरपूर हुए हैं और बाबा के यज्ञ के समीप आए हैं। कई सहयोगी थे जो अपने आप को दादी जानकी के फ्रेंड कहलाते थे। मुझे याद है कि जब भी लंदन में भी दादी का ऐसे विशेष 60 इयर्स का जन्मदिन और फिर उसके बाद भी 70 इयर्स ऐसे कभी भी मनाया गया, तो उनके फ्रेंड्स जो हैं, जो कहा जाता था कि दादी जानकी के फ्रेंड्स हैं, अर्थात सहयोगी, बाबा के बच्चे, यज्ञ के सहयोगी, उनको भी हम देखते कि दादी इतना प्यार में यज्ञ के प्रति बांधती थी, सिर्फ अपने से नहीं, बाबा के यज्ञ के प्रति। और कैसे धीरे धीरे उनकी भाषा में, उनकी समझ के अनुसार उनको बाबा के साथ जोड़ती थी, उनको योग का महत्व सुनाती थी, उनकी इतनी सुंदर पालना करती थी, जिसकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार उनकी पालना करती थी। दादी के व्यक्तित्व में हम प्रैक्टिकल में इतनी सिंप्लिसिटी भी देखते थे कि दादी के पास कोई भी चीज़ आती भी थी, जैसे कोई सौगात या कोई भी चीज़ बाबा के लिए, दादी के लिए दे के भी गए हों, तो यहाँ अभी दिया, थोड़े समय के बाद कोई आया दादी के पास, उनको दादी ने दे दिया। तो यहाँ से आना, वहाँ से देना, बस दादी को हमेशा हर एक के प्रति वो लगता था कि मैं इनको और क्या दूँ। मुझे याद है कि एक बार यहाँ से योगिनी बहन, हमारे LNT के उस समय जो चेयरमैन थे, उनको गेस्ट के रूप में लेके गए थे, बाबा मिलन के लिए वो आए थे, तो सभी दादियों से मिल रहे थे। तब दादी जानकी के पास भी गए, तो दादी ने उनको टोली भी दिया, फ्रेम भी दिया, ये भी दिया, मैंने जो चीज़ दादी देखती थी कि अरे ये बहुत अच्छी चीज़ है, इनको दो। अंत में उन्होंने कहा दादी आपने मुझे इतना कुछ दे दिया है, इतना कुछ दे दिया है। तो जैसे उस आत्मा को सूक्ष्म रूप में भी भरपूर और स्थूल रूप में भी दादी हमेशा भरपूर करती थी। तो वो छाप जैसे हर एक के दिल पर, बाबा के लिए भी, यज्ञ के लिए भी वो प्यार और वो छाप जो है, वो स्मृति जो है, वो अंतर में समा जाती थी। तो हर एक की जो पालना करना, चाहे हमने देखा हम समर्पित बहनों की पालना, मुझे याद है जब भी हम भट्टी में भी लास्ट में दादी को मिलने जाते थे, तो दादी ने पक्का कराया हमको कि जा रहे हो, अच्छा तो बाबा को चिट्ठी लिखो, आगे के लिए भट्टी से क्या सीखा, क्या दृढ़ संकल्प लेकर जा रहे हो। तो ऐसे नहीं दादी सिर्फ हमसे मिलती थी, लेकिन दादी हमको तुरंत अटेंशन दिलाती थी, क्या दृढ़ संकल्प किया है,
पुरुषार्थ के लिए। तो हमें पता था कि अगर हमको दादी जानकी के पास जाना है लास्ट में, तो हमें वो चिट्ठी लिखनी होगी। दादी कहती थी लिखो, बाबा के रूम में रखो या दादी के पास रखो। तो वो एक अटेंशन जो है कि हमें अपनी स्व उन्नति के लिए आगे कुछ करना है, जो सुना है बाबा के ज्ञान, जो समझ प्राप्त की है, जो बाबा ने पालना हमें दी है, उसको मुझे अपने जीवन में कैसे लाना है। तो दादी का अपना जो एक अटेंशन रहता था कि बाबा की हर शिक्षा को जीवन में लाना है, वो हमें भी उस रूप से अटेंशन दिलाती थी। तो हर एक की बाबा के ब्राह्मण परिवार में हर एक की कैसे पालना करनी है, तो पालना के पीछे दादी का अपना पर इतना अटेंशन था। इसीलिए हम देखते हैं कि दादी ने हर चीज़ बाबा के ज्ञान की बात को स्वयं में धारण किया, और वो धारणा की अथॉरिटी के आधार से दादी हर बात मुरली की हमें सुनाती थी, धारणा की हमारे साथ शेयर करती थी। कई बार मुरली के बीच में भी या क्लासेस के बीच में भी दादी कहती थी, स्पेशली कोई दूसरी दादी जी साथ में हैं तो उनको भी कहती थी कि दादी में कोई ऐसी बात हो जो आपको अटेंशन देने योग्य हो तो दादी को आप सुना सकते हैं। दादी को बहुत ज़रूरी है कि दादी और भी कोई ऐसी चीज़ आपको लगे तो आप दादी को अटेंशन दिलाएं। दादी तो वास्तव में हमारी सभी दादियाँ अपने संपूर्ण स्टेज के समीप ही थी। हमेशा हमें लगता था कि दादी बस संपूर्ण हो गई है, फिर भी दादी को इतना अपने ऊपर अटेंशन था और इतना निरहंकारी नम्रता थी कि वो दादी जी को दूसरे जो दादी के साथ थे या कोई बड़ी दीदी थी दादी के साथ, तो उनको स्टेज पर ये कहती थी, ऐसी कोई बात लगे तो अटेंशन दे सकते हैं दादी को भी। तो वो दादी का अपने लिए एक सीखने की भावना कि दादी को और भी अपने में कोई अगर सूक्ष्म कोई बात है, कमी या गैप है, तो वो दादी को पूरा करना है। जब कोई ट्रांसलेशन भी करते थे, क्योंकि दादी जी जब विदेश में रहते थे या कोई उनके सामने विदेशी भाई बहन होते थे, तो हम देखते थे कि दादी का फ्लो बहुत फास्ट होता था, दृढ़ता भी थी और फास्ट भी दादी बोलते थे। तो उनके साथ विशेष मोस्टली लंदन के ही कोई उनके कोई साथ में होते थी बहन जो उनको ट्रांसलेट करते थे, लेकिन दादी का फुल अटेंशन उस पर कि वो ट्रांसलेशन में क्या बोल रही हैं। तो वो इतना अच्छी तरह से वो जो भी इंग्लिश की भाषा में वो बोल रही है या कोई और भाषा में भी वो बोल रही है, वो समझ जाती थी और वो कहती थी कि नहीं ये ट्रांसलेशन ठीक नहीं किया। दादी रुक जाती थी, कहती थी इसको वापस ट्रांसलेट करो। अगर हम गुणों की बात भी करते हैं, दादी कुछ गुणों की बात कहती थी कि स्नेह है, शांति है, शक्ति है, तो वही सीक्वेंस में दादी जिस रूप से सुनाती थी वो ट्रांसलेशन भी वही सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर वो सीक्वेंस आगे पीछे होता था वो कहती थी नहीं, फिर दादी रिपीट करती थी अपनी बात। तो दादी का इतना अलर्ट जो स्वभाव था, इतना अटेंशन था कि भल भाषा के रूप में वो दादी उस भाषा में मास्टर नहीं थी, लेकिन उनको उसकी महसूसता आ जाती थी कि ये जो ट्रांसलेशन हुआ ये ठीक नहीं हुआ। जो भाव बाबा की बात की थी, जो बाबा की पॉइंट दादी सुना रही थी, वो भाव इसमें नहीं आया, तो फिर दादी वापस उसको रिपीट करती थी। तो उस रूप से हम देखते हैं कि दादी के व्यक्तित्व में जो बाबा की प्रैक्टिकल धारणाएं, अपनी दिनचर्या के लिए याद का दादी का कितना अपने लिए अटेंशन था। दादी सुनाते भी हैं कि पहले दादी जब लंदन में विदेश में आई, दादी 74, उसके पहले कुछ समय तक दादी की तबीयत ठीक नहीं थी और दादी मधुबन में ही थी। और उस समय दादी की ऐसी तबीयत थी कि जैसे पता ही नहीं था कि दादी रहेंगे कि दादी का कोई और आगे पार्ट होगा कोई और शरीर में। तो ऐसे समय पर भी दादी ने कैसे अपने साथ पुरुषार्थ किया। उस समय कोई और सेवा नहीं कर सकती थी, लेकिन दादी ने अपने लिए घंटों बैठकर ज्ञान और योग की गहराई में गई और हर मुरली को कितनी बार दादी ने पढ़ा होगा, हर मुरली के एक एक पॉइंट की गहराई में जाकर इतना भरपूर अपने को किया, जो फिर हम देखते हैं कि दादी की क्लास जब भी हम सुनते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ नए पॉइंट्स और इतना अच्छा सुंदर सीक्वेंस कि दादी ये 3 बात सुनाती है या 4 बात सुनाती है, दादी आज 5 बात सुनाती है, और वो इतना सुंदर शब्दों में होता था कि हमें याद रह जाता था। तो ऐसे हमारी मीठी आदरणीय जानकी दादी के जीवन को जब हम याद करते हैं तो हमारे लिए बाबा ने एक प्रैक्टिकल एक सुंदर एग्जाम्पल रखा है कि कैसे बाबा की हर शिक्षा को स्वयं में भी धारण किया और इतना सुंदर रूप से औरों में भी वो धारणा कराई। तो ऐसे विशेष दादी जी को हम आज याद कर रहे हैं और उनसे हम हमेशा प्रेरणा लेते ही रहेंगे। ओम शांति।